नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना महामारी और बाकी मौकों पर रूस के सहयोग के लिए उनकी सराहना की और कहा कि हमारे रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कोर डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। मोदी ने कहा कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को महान शक्ति, दोस्ताना देश और समय के साथ परखा हुआ मित्र बताया। पुतिन ने इसके साथ ही अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को दोनों देशों के लिए एक प्रमुख चुनौती बताया और कहा कि इसमें दोनों देशों को सहयोग करना है। पुतिन ने कहा कि हमारी स्थिति काफी समान है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से भी लड़ने में। उन्होंने कहा कि मुझे भारत का दौरा करके बेहद खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में व्यापार में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति और परखा हुआ मित्र समझते हैं। रूस और भारत के बीच AK-203 राइफल बनाने पर सहमति बनी है। इसके अनुसार दोनों देश मिलकर एक कंपनी बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक कारखाना लगाएगी। इस कारखाने में 6 लाख राइफलें बनाई जाएंगी। इस पर रूस 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इससे जुड़े एक करार पर दस्तखत किए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के मौके पर दोनों देशों के बीच 2+2 बातचीत हुई, यानी दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। मथुरा में विवाद को देखते हुए बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के विरोध को देखते हुए कृषि कानूनों को निरस्त कर सकती है, तो वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को भी वापस ले सकती है। बता दें, इस अधिनियम के तहत किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के वक्त जैसी स्थिति थी उससे नहीं बदला जा सकता है। इसको लेकर बीजेपी सांसद का कहना है कि बीजेपी का शुरू से ही अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण है। ये तीनों हमारे लिए आस्था का विषय हैं। बता दें, चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि वो मथुरा के मुद्दे को उठाए और लोगों के बीच पहुंचाए। कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले एक बार फिर ध्रुवीकरण की कोशिश में है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने इसको बीजेपी की राजनीति का मामला बताते हुए कहा कि यह भाजपा पर निर्भर है। हमारी सीमाएं रामलला तक हैं। हम मथुरा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। अब इसके बाद चाहे वो काशी जाएं या मथुरा, ये भाजपा का मामला है। वे अपनी राजनीति जारी रखेंगे। NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति से हमें मतलब नहीं, हम धर्म में रुचि रखते हैं और भव्य राम मंदिर बन रहा है। बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के एक दक्षिणपंथी समूह ने आज शाही ईदगाह में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की धमकी दी और जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पूरे मथुरा में कड़ी सुरक्षा कर दी गई और धारा 144 भी लागू कर दी गई। बता दें, चुनाव से पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि मथुरा की तैयारी है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा है कि केजरीवाल झूठे हैं और वो पंजाब की जनता से झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल अमीर लोगों पर टैक्स लगाते हैं और उस पैसे से झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त बिजली मुहैया करा के लॉलीपॉप देते हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में ये नहीं चलने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के CM चन्नी ने झूठ बोला था कि बिजली फ्री कर दी। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू जी ने झूठ की पोल खोल दी। कांग्रेस फ्री बिजली देने के खिलाफ ना दे रही न देगी। पंजाब की जनता से मेरी अपील है कि दिल्ली की तरह 24 घंटे नॉन स्टॉप और फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। महंगी बिजली और पावर कट चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। पिछले साल मार्च में देश में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जिस तबलीगी जमात को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें की गई थी, उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अब पुलिस की जबरदस्त खिंचाई की है।
इसने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की। अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि क्योंकि जांच नहीं की गई तो पुलिसकर्मी जांच अधिकारी होने के लायक नहीं है। इसी साल सितंबर महीने में तबलीगी जमात से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया के एक हिस्से की खबरों में सांप्रदायिक टोन दिखती है और इससे देश का नाम खराब हो सकता है। एक याचिका में कहा गया था कि तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना फैलाने को लेकर बदनाम किया गया। कोरोना फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे तबलीगी जमात के सभी 36 विदेशियों को दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर महीने में ही आरोपों से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस से कहा कि वो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ मामलों में कोई चार्जशीट दाखिल न करें, लेकिन उसे मामलों की जांच जारी रखने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले अपने 22 नवंबर के अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ा दी और कहा कि राज्य की दलीलों से यह पता चल सकता है कि कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। पीठ ने इस मामले की जांच भी सीबीआई से कराने वाली परमबीर सिंह की मांग पर सीबीआई से जवाब मांगा। परमबीर सिंह का कहना है कि चूंकि इससे संबंधित मामले भी सीबीआई के पास हैं, तो ये भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा ही लिया जाना चाहिए। नागालैंड में हुई फायरिंग के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया है। शाह के बयान की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। शाह ने कहा कि 4 दिसंबर की शाम को 11 पैरा कमांडो का एक दस्ता संदिग्ध क्षेत्र में तैनात था। इस दौरान एक वाहन उस जगह पहुंचा। इस वाहन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ये वाहन रुकने के बजाय तेजी से निकल गया। इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 में से 6 लोगों की मौत हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे, उन्हें सेना ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह खबर मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला कर दिया। इसमें सुरक्षा बल के एक जवान की मौत भी हो गई और कई जवान घायल हो गए। शाह ने कहा कि अपनी सुरक्षा में और भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 7 और लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड फायरिंग पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार घटना पर खेद व्यक्त करती है और मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि एक एसआईटी का गठन किया गया है और 1 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के द्वारा अफसपा हटाने की मांग के बीच विपक्ष ने भी संसद और इसके बाहर नागालैंड में हुई फायरिंग को लेकर जमकर हंगामा किया और सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और इस पर पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एएनआई से कहा कि वहां तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब हम पर गोलियां चलती हैं तो लाश वापस लेने के लिए भी हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से और बाकी जगहों से भी अफसपा हटना चाहिए, जिससे सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय हो। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने मजदूरों की हत्या की है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक अफसपा रहेगा पूर्वोत्तर में अमन कायम नहीं हो सकता। पूर्वोत्तर आज जल रहा है और कुछ महीने पहले मणिपुर में भी पुलिस अफसर मारे गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।